वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, मुज़ाकरात का तीसरा दौर जाने कब होगा और उसमें रिटर्न में क्या दिया जाएगा, लेकिन आपने जैसे कहा कि बुशरा बीबी के कहीं और मुज़ाकरात हो रहे हैं या बातचीत चल रही है, उसको वहीं होना चाहिए। 13 जनवरी को अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आने जा रहा है और उसमें ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ज़ाहिर है बुशरा बीबी भी उसमें है इन्वॉल्व, तो उनको सज़ा भी हो सकती है। क्या सज़ा के अलावा कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है बरियत की सूरत में? देखिए, बुशरा बीबी और इमरान खान, पता नहीं कैसे ये केस हैंडल किया गया है। बात यह है कि जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है कि जो भी फैसला हुकूमत करती है वो कैबिनेट का फैसला होता है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता। इट इज़ गवर्नमेंट बाय कैबिनेट, नॉट गवर्नमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर। अब वो फैसला बरकरार है। अगर आप इस फैसले के अंदर आप इमरान खान को सज़ा देते हैं और बाकी कैबिनेट को नहीं देते, और उस कैबिनेट के कुछ लोग इस कैबिनेट में भी हैं या उसके बाद में भी रहे हैं, तो मतलब समझ नहीं आती ये कैसे करेंगे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है इस केस के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मगर उसके बावजूद मैं अपने व्यूअर्स को एक बात कहूँगा कि अगले 2 दिन टेलीविज़न को गौर से देखिए, टेलीविज़न स्क्रीन्स को देखते जाएं। अच्छा, अगर टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर इस केस के बारे में तफसीलात आपको आनी शुरू हो गई कि ये हुआ और वो हुआ और ये हुआ और वो हुआ, तो फिर आप समझिएगा कि माहौल तैयार किया जा रहा है। अच्छा, कि सज़ा होगी। हाँ, मेथड टू मैडनेस कि सज़ा होगी। अच्छा, लेकिन इसमें तो कैबिनेट को उन्होंने बाईपास किया ना, एक लिफाफे के अंदर, बंद लिफाफे के अंदर। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है ना कि जी हाँ, उन्होंने कहा जी, कैबिनेट ने कह दिया कि ठीक है हम नहीं देखते, आप अप्रूव्ड। अब कैबिनेट को कैसे आप ये सिर्फ खान साहब के ऊपर कैसे करेंगे आप? तो ये कर तो देंगे, ठीक है, हो तो जाएगा, मगर आई थिंक जब ऊपर जाएगा तो बड़े मसले होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके लिए मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस है जिसका आप हवाला दे रहे हैं साकिब निसार साहब का। चलें, आने वाले 2 दिन बहुत अहम और इसमें स्क्रीन्स पर नजरें जमा कर रखें। आपको हिंट मिल जाएगा कि 13 तारीख को फैसला क्या आने जा रहा है, मुलतवी होगा या नहीं, इस बारे में मुझे तो पता है, पर मैं आप कह नहीं सकता। आप कहेंगे आपको कैसे पता है? आपको जज है कि आपको पता अंदर क्या हो रहा है। हाँ, तो फिर वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए बेहतर ये है कि आप स्क्रीन पे देखते जाएं, आपको पता चल जाएगा। बात करने का ये भी एक अनोखा तरीका है और ये है सटल में अपनी बात कहने का। तो सवाल जो किए हैं सेठी साहब के व्यूअर्स ने, अब है उनकी बारी और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल करें। साजिद सऊदी अरब से ये कहते हैं कि 9 मई जो है वो कराया है एजेंसियों ने, तो अगर एजेंसी ने कराया तो जो जिन्होंने 9 मई को मुलव्वस अफराद थे, जब उनको सजाएं दी तो ये इन्होंने चीखे क्यों? जब उन्होंने रिहा किया फिर इन्होंने उनको हार क्यों पहनाए? अगर वो एजेंसी को बंदे हैं तो उन्होंने फिर हार क्यों पहनाते फिर रहे हैं उनको? इसको हम किस तनाज़र में सर देखें? सही कह रहे हैं, और मैं क्या कहूँ, अगर उन्होंने किया है तो उनको फिर हार पहनाएं, अगर नहीं किया तो हार क्यों पहनाएं? तो एक तरफ ये कहना कि जाए, दूसरी तरफ अपने लोगों को हार पहनाना। बात आप सही कह रहे हैं, मैं कैसे आपसे एग्री ना करूं। यस, यू आर राइट। अच्छा, अगला जो सवाल है ये बहुत डायरेक्ट है। यास्मीन सलीम साहिबा मैरीलैंड से। सेठी साहब, अल्लाह का वास्ता आपको, आप अगर दोस्त हैं इमरान खान के तो फ़ौरन ख़त्म कर दें। ऐसे सेल्फिश आदमी के साथ आपकी कैसे दोस्ती है? मैं दोस्ती ख़त्म करूं इमरान खान से? उन्होंने की हुई है मेरे से पहले ही ख़त्म, तो मैं कैसे बाद में ख़त्म करूं उनके साथ? खान साहब ने दोस्ती बंद कर दी थी। अब मेरी उम्मीद है कि एक वक्त आएगा फिर दोस्ती हो जाएगी, मगर वो वक्त कहाँ है और कब है मैं नहीं कह सकता। खान साहब नाराज़ हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। इतने बड़े लीडर होकर छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। और बाय द वे, खान साहब ने किसकी धज्जियाँ नहीं उड़ाई। खान साहब तो किसी को माफ़ ही नहीं करते। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की मिसाल है सामने, और 35 बड़े भी लोगों आपको की याद मिसाल होगा। है, बड़े लोगों की मिसाल है। अब है मुत्तहिदा अरब अमारात से अहमद। उन्होंने कहा कि वेस्ट में राइट विंग की रिसर्जेंस हो रही है, उसके पीछे शायद वजह यह है कि हुकूमतें जो है उन्होंने फंडिंग बंद कर दी है, वो जो पहले आज़ादी राय के लिए जो NGOs थे। तो इसकी वजह क्या ये भी नहीं है कि जिन ममालिक में इकॉनमी नीचे की तरफ जा रही होती हैं तो उनमें अमूमन ये पॉपुलिज्म और फैशिस्ट रजीम जो है वो उभरती हैं? जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, गालिबन युगांडा में भी ऐसे ही हो चुका है। तो क्या ये वजूहत नहीं है उसकी राइट विंग रिसर्जेंस की? देखिए, ये फंडिंग का तो इशू नहीं है। इशू बेसिक फंडिंग चल रही थी। इशू ये है कि आपने कहा कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, आम लोगों को मुश्किलात का सामना है, इसलिए एक बैकलैश आई है अगेंस्ट लिबर्टेरियन या लिबरल गवर्नमेंट्स। देखिए, ये एक हद तक तो सही है कि अगर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो
तो गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, और अगर लिबरल गवर्नमेंट है तो इलिबरल गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मगर ये जो राइट विंग स्विंग हो रही है ना, इसका इतना इकोनॉमिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक है विद ग्लोबल मूवमेंट्स। अब ग्लोबल मूवमेंट्स क्या हैं? अमेरिकन इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इन्होंने जिस किस्म की कॉलोनीज़ को तबाह किया है और वहाँ से जो माइग्रेशंस हुई हैं, अब वो माइग्रेशंस जो हैं वो यूरोप पहुँच गई हैं, अमेरिका पहुँच रही हैं, और वो उनको असाइलम देना पड़ रहा है, उनको अकोमोडेट करना पड़ रहा है। ये लिबरल डेमोक्रेसीज़ थी, इनके असाइलम के इन्होंने बड़ी लिबरल किस्म की पॉलिसीज़ रखी हुई थी। तो लाखों की तादाद में लोग यूरोप पहुंच गए हैं और उनको असाइलम मिल गया है, और वहाँ की जो इकोनॉमीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया है। ये नहीं कि चीप लेबर मिल गई है उनको, उनकी जो सारी हेल्थ और इंश्योरेंस और जो वेलफेयर इकोनॉमीज़ थी उनके ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया। इसीलिए सबसे बड़ा इशू यूके में यही ब्रेक्सिट का जो निकलना था वो यही था कि ईस्टर्न यूरोप के लोग आ गए हैं यूके के अंदर, और आके नेशनल हेल्थ स्कीम जो है उनकी NHS उसके ऊपर बोझ पड़ गया बिकॉज वो फ्री है। और फिर अभी मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट कि कनाडा के अंदर बहुत से पहले एक ज़माने में 5 साल पहले या 10 साल पहले कनाडा की जो इमिग्रेशन थी, बड़े हाई लेवल के लोग वो रखते थे, हाईली स्किल्ड एंड हाई लोग आते थे साउथ ईस्ट एशिया से, जापान से, साउथ कोरिया से, इधर उधर से, वियतनाम से, एंड साइंटिस्ट से, इस किस्म के लोग। अब कुछ अरसे से मीडियम लेवल के लोग आने शुरू हो गए हैं वहाँ, और उनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इधर उधर से जो जा रहे हैं, दे आर नॉट ऑफ द सेम हाई कैलिबर कि वो कैनेडियन इकोनॉमी के अंदर सस्टेनेंस उसको कंट्रीब्यूट कर सकें। इसीलिए अब बहुत से लोग यहाँ से जा रहे हैं, कहते हैं वहाँ तो जॉब ही नहीं मिलती। तो वो करते क्या है कि वो डोल पे चले जाते हैं। डोल से मुराद ये कुछ भी नहीं करते और जाके मंथली चेक ले लेते हैं रियासत से, और जिसके साथ वो सर्वाइव करते हैं। तो ये अब एक बोझ बनता जा रहा है। तो इमिग्रेशन इज़ बिकम अ वेरी बिग इशू। और उस इमिग्रेशन के अंदर क्योंकि हमले हुए थे मुसलमान मुल्कों के ऊपर, और वहाँ से लोग जो हैं वहाँ से भागे और माइग्रेंट्स निकले, वेदर दे सीरियंस और वेदर दे टर्क्स और वेदर दे लिबियंस और वेदर दे इथोपियंस और वेदर दे पाकिस्तानीज। तो that has created a new dimension in the economies of these countries. इसीलिए immigration has become a very big issue. और ये white supremacy, this has become a very big issue. Racism फिर से, fascism की फिर से बात शुरू हो गई है. And I think all that has to do with immigration. Immigration policies इतनी liberal थी कि इस किस्म के वहाँ लोग पहुँच गए हैं ये गरीब मुल्कों से कि वहाँ बोझ बहुत सख्त पड़ गया है, और इसलिए बैकलैश आ रही है वहाँ से। दैट इज़ दी एसेंस इन माय व्यू ऑफ मोस्ट ऑफ दिस राइट विंग स्विंग जो हो रही है वहाँ। ठीक है, अब आपके जो मज़ीद सवाल है वो एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम का हिस्सा। सिटी से सवाल में खुश आमदेद। अगले सवाल से पहले आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाह रहा था कि पिछले सवाल में कि मैं कह रहा था इमिग्रेशन इज़ अ बिग फैक्टर।